अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमारे इंग्लिश लेक्चर सीरीज़ का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम प्रीपोजिशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता होगा आपके सिलेबस में 5 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीपोजिशन से आने हैं। तो मे बी इसके 2 और पार्ट भी आएँ, क्योंकि बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं तो उनको कवर करने में टाइम लगेगा। आज हम समझेंगे प्रीपोजिशन हैं क्या, और इन, ऑन, एट, ये 3 जो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जो प्लेस और टाइम के लिए यूज़ होते हैं, इनके हम कुछ यूजेज सीखेंगे। ये कॉमनली ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये कॉमनली यूज़ होते हैं, तो इसीलिए आज हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। और अगले 2 लेक्चर्स में हम जो बकाया प्रीपोजिशंस हैं उनको कवर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट भी सॉल्व कराऊंगा जिसमें डिफरेंट सवाल होंगे। इवन में आपको जो आपके पास पेपर के क्वेश्चन है ना, वो भी सॉल्व कराऊंगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने टेस्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन हैं क्या। तो जी ये है डेफिनेशन किसकी, प्रीपोजिशन की। एनी वर्ड डेट कनेक्ट्स एंड शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ एनी अदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी जुमले में किसी नाउन या प्रोनाउन को जुमले में मौजूद किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करे तो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। और उर्दू में इसको हरफ़े जार कहते हैं, हरफ़े जार। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। कोई ऐसा वर्ड जो जुमले में किसी नाउन या प्रोनाउन को जुमले में मौजूद किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ कनेक्ट करे और उसके साथ उसका रिलेशन शो करे तो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। ही हिड अंडर दी बेड। अब देखिए इस जुमले को देखते हैं। इस जुमले में ये जो वर्ड हैं द बेड, ये क्या है? बेड नाउन है, ये एक नाउन है। हिड क्या है? वर्ब है, एक वर्ब है, दूसरा वर्ड है। अब ये जो वर्ड है ना अंडर, ये इस द बेड को हिड के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ही हिड, वो छुपा, कहाँ पर? अंडर दी बेड, यानी बेड के नीचे। वो छुपा बेड के नीचे, छुपा बेड के नीचे। तो ये हिड को रिलेट कर रहा है द बेड के साथ। द बेड नाउन है, इसको रिलेट किया दूसरे वर्ड के साथ, तो अंडर क्या हो गई? हमारी प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन। ठीक हो गया। उसके अलावा हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। ही इज राइटिंग अ बुक इन द रूम, वो कमरे में एक किताब लिख रहा है। ठीक हो गया, ये हमारा जुमला है। अब देखिए द रूम, ये क्या हो गया हमारा? ये एक हो गया नाउन हो गया। राइटिंग एक वर्ब है, या ये पूरा जुमले का पार्ट ले लें। ही इज राइटिंग अ बुक, राइटिंग अ बुक, ये हो गया ना। तो ये इन जो वर्ड हैं ये रिलेट कर रहे हैं द रूम को राइटिंग अ बुक के साथ। बुक लिख रहा है कहाँ पर? कमरे में, कमरे में, कमरे के अंदर। तो ऐसे लफ्ज़ जो जुमले में किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे जुमले में किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ रिलेट करें और कनेक्ट करें तो उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। अब रिलेट किससे करेगा? नाउन और प्रोनाउन को, लेकिन वो जो जिससे रिलेट करेगा ना वो लफ्ज़ वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब कोई और वर्ड भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था कॉन्सेप्ट कि प्रीपोजिशंस होती क्या हैं। अब हम देखते हैं इन 3 इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को, इन, ऑन और एट को। इनका सबसे पहले हम देखते हैं टाइम में इनके से यूज़ होता है। तो जब भी हम बात करते हैं ना
सेंचुरीज की, सेंचुरीज, ये नोट करते जाएं। सेंचुरी यानी जिसको हम सदी बोलते हैं कि एक सदी, तो उसके साथ क्या होगा, यूज़ इन होगा। कैसे, लेट सपोज करें इन 1900, ये एक सेंचुरी है या एक साल है, तो उसके साथ इन यूज़ होगा। या लेट सपोज करें इन 19th सेंचुरी, जब भी सेंचुरी की बात होगी तो आपको इन लगाना है, ये याद रखना है आपको, क्या लगाना है, इन। उसके बाद ईयर्स के साथ, किसके साथ, ईयर्स यानी साल, जब भी किसी साल का जिक्र होगा तो उसके साथ इन लगेगा, क्या लगेगा, इन। इन 2001 या इन 1999, ये कोई साल है ना, तो जब भी साल होगा उसके साथ हम इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। उसके बाद मंथ, जब भी किसी मंथ का जिक्र होगा उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इन मई, इन जून, जब भी किसी महीने का नाम आएगा उसके साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। उसके बाद अब जैसे कभी कभी हम बात करते हैं ना कि सुबह को, शाम को, रात को, तो उसके साथ भी इन लगता है, क्या लगता है, इन। इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन नाइट, ठीक हो गया। तो इनके साथ भी इन लगेगा, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नाइट हो, इनके साथ भी आपको इन प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। उसके बाद सीजन्स जो हैं हमारी, सीजन्स, मौसमें, उनके साथ भी इन लगता है। कैसे, अब जब भी लेट्स सपोज करें हम बात करते हैं समर की, इन समर, इन ऑटम, इन विंटर। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फिक्स रूल हैं, ठीक है ना। सेंचुरी के साथ, सेंचुरीज के साथ हमेशा इन लगेगा। ईयर्स, जब खाली ईयर्स हो उनके साथ इन लगेगा, जब खाली मंथ हो उनके साथ भी इन लगेगा। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जैसे लेट सपोज करें मई, और उसके साथ कोई ईयर भी लगा होता है, मई 2001, ठीक हो गया। इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ भी इन लगेगा, क्या लगेगा, इन, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये कहाँ पर यूज़ होता है, इन प्लेस में। जब भी आप किसी बाउंडेड प्लेस में किसी के होने की बात करोगे ना, तो वहाँ पर भी इन लगेगा। याद रखें, बाउंडेड यानी कवर्ड प्लेस हो, उसकी बाउंड्रीज हो और उसके अंदर कोई हो। जैसे मैं कहता हूँ इन कार, अब कार की एक बाउंड्री है, फिक्स है, कोई बंदा उसमें अंदर होगा तो हम बोलेंगे इन कार। इन रूम, इन होम, ठीक हो गया। तो जब किसी बाउंडेड जगह में किसी के प्रेजेंट होने की हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी इन यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, इन। अब हम आन को देखते हैं, ठीक हो गया। तो जी जब हम टाइम में बात करेंगे ना आन की, कि टाइम को किस हिसाब से शो करता है, तो जब भी कोई फुल डेट आएगी ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 मई 2001, अब ये मैंने एक पूरी डेट की बात की है, तो इसके साथ आन लगेगी, क्या लगेगी, आन प्रीपोजिशन। अगर खाली ईयर था या खाली सेंचुरी थी या महीना और जब साल साथ साथ, तो हम इन लगा रहे थे। लेकिन जब डेट की बात आ जाएगी ना, पूरी डेट हो, तो वहाँ पर आन लगेगा। अब जी अगर खाली ऐसे हो 2 मई, तो क्या लगेगा, तो देखें साल नहीं है, खाली 2 मई है ना, तो फिर भी आन ही लगेगा, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर होता मई
2001 ना, तो यहाँ पर अब इन लगता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तारीख और महीना है तो आन लगेगा। जब पूरी तारीख हो जिसमें डेट, मंथ और ईयर हो ना, तो उसके साथ भी आन लगेगा। उसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे आप कह लें डेज होते हैं जिनके आगे डेज आता है, क्या आता है, डे वर्ड आता है। जैसे मैं बोलूँ हॉलीडे, हॉलीडे, अब यहाँ पर डे आ गया ना, तो ऐसे वर्ड्स के साथ भी क्या लगता है, आन। आई विल गो टू कराची ऑन हॉलीडेज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आन लग जाएगा। यहाँ जैसे ईस्टर्न डे, अब ये भी जो डे है ना, ये इस वर्ड के साथ है, ये एक पूरा लफ्ज़ है ईस्टर्न डे, तो उसके साथ भी आन लगेगा। तो जब ऐसे कोई लफ्ज़ हो जिनमें डे लगा हो आगे, तो उनके साथ क्या यूज़ होगा, आन यूज़ होगा। उसके बाद ही आन कब यूज़ होता है, आन तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ का किसी सरफेस पे होने की बात करते हैं, यानी कोई चीज़ किसी सरफेस पर हो। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल अक्सर दिया जाता है, क्या होता है वो, दी बुक इज ऑन दी टेबल। अब ऑन दी टेबल यानी वो बुक कहाँ पर है, टेबल के सरफेस के ऊपर है, तो ये क्या हो गया जी, आन हो गया। क्या होगा, आन। यहाँ लेट सपोज करें ही इज सिटिंग ऑन दी चेयर, यहाँ पे इन दी चेयर नहीं होगा क्योंकि चेयर बाउंडेड नहीं है, उसमें कोई अंदर बंद नहीं होता, ठीक है, तो क्योंकि उसके सरफेस पे हम बैठते हैं तो क्या लगेगा, आन। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक हो गया। और कभी कभी कंफ्यूजन होती हैं, एक सेंटेंस है, मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लें ये। वैसे तो ये मैं वैसे भी आपको आगे करवाऊँगा प्रिपरेशन। द केट जंप्ड डैश द टेबल। अब यहाँ पर या तो आन आएगा या वो दे देते हैं आंट। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती हैं, वो यहाँ पर आन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आन, लेकिन यहाँ पर आन टू लगेगी, क्योंकि जब केट ने जंप किया तो पहले वो नीचे थी, लेकिन नीचे से उसने जंप मारकर फिर वो क्योंकि टेबल के सरफेस पे आई हैं, तो यहाँ पर आन टू करेक्ट लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर, आन टू। द केट जंप्ड ऑन टू द टेबल, ठीक हो गया। तो ये आन के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज थे जो मैंने आपको बताए और इनके भी कर दिए। अब हम 8 पर आते हैं, किस पे, 8 पे। ये आपको नोट कर देने हैं क्योंकि ये यूजेज जो है ना, ये ऐसा समझ लें फिक्स हैं, ऐसी सिचुएशन में यही लगेंगे। साल होगा तो इन ही लगेगा, पूरी डेट होगी तो आन लगेगा, डेट और मंथ होंगे तो आन लगेगा, और अगर मंथ और ईयर होंगे तो इन लगेगा। तो ये सारे आपको नोट कर लेने हैं। अब हम 8 को समझते हैं अच्छी तरह से। जब भी हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं ना, अब जैसे 9 AM, तो उसके साथ 8 लगेगा, या 8:30 PM। तो जब हम आवर बताएं, कोई फिक्स टाइम बताएं, तो उसके साथ 8 लगता है। उसके अलावा जो है ना हमारे पास जैसे मिडनाइट हो गया, इसके साथ भी 8 यूज़ करते हैं। और ये तो हो गया टाइम का। अब हम देखते हैं कि प्लेस। अब प्लेस पे एक कन्फ्यूजन होती है हमेशा, वो मैं आपको समझाऊंगा 8 कैसे यूज़ करना है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि 8 और इन, अब इन होम हो गया या 8 होम हो गया, तो अब जी हम इन होम लगाएं या 8 होम लगाएं, क्या लगाएं। तो देखें, जो 8 हम लगाते हैं ना, वो हम किसी स्पेसिफिक जगह के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, स्पेसिफिक जगह के लिए, और वो कोई ऐसे बाउंडेड नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया ना, इन बाउंडेड होता है। इन एक तो जनरल होता है और दूसरा वो बाउंडेड होता है, और जो 8 है हमारा वो स्पेसिफिक होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि 8 आप तब यूज़ करते हैं जब किसी को आप ऐसा समझ लें कोई एड्रेस बता रहे हो, 8 दी बस स्टॉप, 8 दी बस स्टॉप, ठीक हो गया। बस स्टॉप के साथ 8 लगा। क्यों, मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाता हूँ। एक सेंटेंस लिखते हैं हम, I am waiting
for you at the bus stop. I am waiting for you at the bus stop. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कहाँ पर? बस स्टॉप पर। मैंने किसी को ऐसे समझ लिए अपनी एड्रेस बताई, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ? एट यूज़ हुआ। क्या यूज़ हुआ? एट यूज़ हुआ। अब कोई और एग्जांपल ले लें। एट पकोड़ा स्टॉप, ये कोई लोकेशन है, मैंने कोई लोकेशन बताई तो वहाँ पर भी एट होगा। तो जब कोई हम लोकेशन बताएं इसे एड्रेस के तौर पर, तो वहाँ पर एट लगेगा। और इनका एक और इम्पॉर्टेंट यूजेज है, वो हम देखते हैं। इनका वो होता है जब भी हम किसी कंट्री या सिटी की बात करते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया इनमें एक तो जनरल होती हैं, दूसरा बाउंडेड। तो उसका जनरल यूज है, जब भी सिटी की बात होगी या कंट्री की तो वहाँ पर इन लगेगा। इन कराची, ही लिव्स इन द कराची, वो कराची में रहता है। ही लिव्स इन द पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहता है। एट दी पाकिस्तान नहीं होगा, क्या होगा? इन दी पाकिस्तान। कंट्रीज़ और सिटीज़ के नेम के साथ इन लगता है हमेशा। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये जनरल बातें। अब लेट सपोज करें आप किसी को ऐसा भी बोले ना, एट पाकिस्तान, सर हम एड्रेस बता रहे हैं उसको, तो एड्रेस स्पेसिफिक होती है। ये कैसी एड्रेस हो गई? एट दी पाकिस्तान। एट दी पाकिस्तान, अब वो पूरे पाकिस्तान में आपको ढूंढता फिरे कि आप कहाँ पर हो। तो ये एक जनरल था, इन पाकिस्तान, ये एक जनरल हो गया, यानी वो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान में वो कहीं पर भी रहता हो। एड्रेस की बात वो नहीं करा, उसने सिर्फ जनरली बात की कि ये बंदा पाकिस्तान में रहता है या ये बंदा कराची में रहता है। लेकिन जब पर्टिकुलर लोकेशन या एड्रेस की बात होगी तो एट लगता। ठीक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे इन, आन और एट को यूज़ करने के, कि कहाँ पर इन यूज़ होगा, कहाँ पर आन यूज़ होगा, कहाँ पर एट यूज़ होगा। इनको नोट कर लें और अच्छी तरह से पढ़ लें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ताकि आपको आगे जो है वो इजी फील हो। अब अगले 1 या 2 लेक्चर में मैं आपको बाकी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस करवा लूँगा और साथ साथ आपको पेपर भी सॉल्व कराऊँगा जो पास पेपर में प्रीपोजिशंस हैं, ताकि आपको अंदाज़ा होता जाए कि आप सही रास्ते में चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।